स्ट्रक्चर। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ये पूरा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स बैकग्राउंड और इस स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज हम लोगों को चाहिए वो सारी चीज हम लोग डिस्कस किए थे। और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्री बॉडी डायग्राम, डैम्पिंग सिस्टम, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा था। अब ये पार्ट 3, ये पार्ट अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट को लगाकर सिस्मिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो शेयर बिल्डिंग, हम शेयर बिल्डिंग किसे कहेंगे? देखो शेयर बिल्डिंग, यहाँ पर शेयर बिल्डिंग में हम लोग रोटेशन को अलाउ नहीं करते। हम सिर्फ शेयर फोर्स से करस्पॉन्डिंग हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन को हम लोग अलाउ करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग शेयर बिल्डिंग कहते हैं। सॉरी। अब शेयर बिल्डिंग का कुछ एजम्पशंस है। हम लोग ऐसे ही किसी बिल्डिंग को शेयर बिल्डिंग नहीं करेंगे, कुछ एजम्पशन हम लोगों को मानना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, जो टोटल मास है बिल्डिंग का, टोटल मास ये कंसंट्रेटेड रहेगा ये फ्लोर लेवल पर टोटल मास कंसंट्रेटेड रहेगा। और स्लैब और गर्डर ऑन द फ्लोर आर इनफाइनाइटली रिजिड, हम लोग किसी इनफाइनाइटली रिजिड कंसिडर करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, द डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सियल फोर्सेस ऑफ प्रेजेंट इन द कॉलम। कॉलम पर जो एक्सियल फोर्स होगा, कॉलम पर एक्सियल फोर्स होगा ही, क्योंकि कॉलम पर मेजर फोर्स यही आता है, एक्सियल फोर्स। और समटाइम मोमेंट आता है, अगर एक डायरेक्शन में मोमेंट आएगा तो उसे हम लोग यूनिएक्सियल मोमेंट, दो डायरेक्शन पर मोमेंट आएगा तो इसे बायएक्सियल मोमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसका आरसीसी में इसका डिजाइन मैंने किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज अगर चाहो तो देख सकते हो। बहुत आसानी से मैं टोटल कॉन्सेप्ट को समझाया था। सो नाउ ये जो एक्सियल फोर्स है, ये डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, द डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट। डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर पर कोई रोल नहीं रहता ये एक्सियल फोर्स ऑन कॉलम का, ठीक है। ये 2-4 चीज आपको पहला एजम्पशन कर लेना चाहिए। तो नाउ अब ये कैलकुलेट कैसे जाता है? देखो ये एक बिल्डिंग का एक बे हम लोगों ने कंसिडर किया। बे क्या होता है? बे, देखो बे एक बोले तो ये एक, मान लीजिए एक फ्रेम प्लान सेक्शन, देखिए ये सारे बीम है, ये सारे बीम है। देखो ये एक बे है, इस बीम का डिस्टेंस, ये बीम का ये एक बे है, ये एक बे है, सॉरी इससे ये एक बे है और ये एक बे है, ये सारे बे है। तो वैसे ही ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। और एक बिल्डिंग का एक 2D डायग्राम में 2D फ्रेम हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है। अब एक बे है, सिर्फ 2 कॉलम दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अब इस बिल्डिंग का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपका ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब के क्या है? के है इसका स्टिफनेस, ये जो कॉलम आ रहा है कॉलम का स्टिफनेस। और U1, U2, U3 ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन। हर एक फ्लोर पर, इस फ्लोर पर डिफ्लेक्शन ये है, इस फ्लोर पर डिफ्लेक्शन ये, और इस फ्लोर पर डिफ्लेक्शन ये। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इस फ्लोर का नीचे और ऊपर का डिफ्लेक्शन सेम रहेगा। ये मान के चलिए अगर 200 mm का एक स्लैब हुआ तो 200 mm का नीचे और टॉप पर दोनों पोर्शन पर डिफ्लेक्शन सेम होगा। इसके बाद डिफ्लेक्शन का कर्व कुछ ऐसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस फ्लोर का नीचे और ऊपर डिफ्लेक्शन सेम रहेगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? आप लोग ऐसे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इंजीनियर ने फिर वो जो एक बेस सिस्टम था, 2 फ्रेम 2 कॉलम का सिस्टम, इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते, ऐसे। उस फ्लोर का, हर एक फ्लोर का जो स्टिफनेस है वो सारे ऐड करके एक कॉलम में कंसंट्रेट कर दिए। वो सारे स्टिफनेस हम लोग मान ली एक ही कॉलम, वो सारे स्टिफनेस का समेशन है ये कॉलम का। और वो सारे दूसरे फ्लोर का भी सेम, तीसरे फ्लोर का भी सेम, सारे स्टिफनेस को हमने सम अप करके
एक कॉलम को कन्वर्ट कर दिए और जो स्लैब है उसको एक मास में कन्वर्ट कर दिए, करके ऐसे एक सिंपल एक मास स्प्रिंग सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसको कंसिडर करने के बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से आप समझोगे कैसे कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, पहली बात, ये कॉलम है, ये कॉलम अगर यहां से फोर्स आ रहा है तो ये बॉडी को कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, जैसे कि अब दिखाया जा रहा है कि बॉडी ये देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये जो कॉलम है ये इस बॉडी को पीछे की तरफ खींचेगा। तो इस कॉलम की वजह से जो फोर्स आ रहा है, जो ये स्टिफनेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि कर रहा है। देखिए K1 × U1। अब ये K1 × U1 क्यों है, इसके लिए हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके डिटेल में डिस्कस किए थे कि स्प्रिंग का फोर्स कैसे निकाला जाता है। स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का फोर्स, और हम यहाँ कॉलम को एक स्प्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब देखो, एक फोर्स तो होगा ये, अब दूसरा फोर्स आता है इनर्शिया फोर्स। ये m1 × u डबल डॉट है यहाँ पर, डबल डॉट, दैट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन। अब m1 u डबल डॉट 1 ये इनर्शिया फोर्स है। न्यूटन्स लॉ में अगर मोशन कहीं पर होता है, कहीं पर ये मोशन होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स काम करता है, जो है ये। अब फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब इस स्प्रिंग के लिए, इस कॉलम के लिए एक, अगर ये बिल्डिंग, ये फ्लोर इस तरीके से इस डायरेक्शन पर अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये फ्लोर भी तो ऐसे जाएगा ना, राइट, ज्यादा जा रहा है। तो इसी वजह से ऊपर की तरफ का जो फ्लोर है ये ज्यादा जा रहा है, और नीचे की तरफ जो भी है, नीचे की तरफ जो फ्लोर है ये कम जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जो चीज है इसके वजह से यहाँ पर ये ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, और नीचे की तरफ कुछ कम जा रहा है। देखो, ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। दैट मीन्स इस बॉडी को ये इधर खींचेगा, ये पोर्शन इधर खींचेगा, राइट तरफ, दाएं तरफ खींचेगा इस बॉडी को, इस मश को। इसीलिए ये फोर्स राइट की तरफ काम कर रहा है। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन में डालो तो आएगा कुछ, देखेंगे हम लोग कैसा आ रहा है। तो उसी वजह से ये भी काम ऐसे ही करेगा। यहाँ पर भी फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर भी होगा। अब ये चीज क्या है, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करके ऐसा एक मल्टी मश स्प्रिंग मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर है ये, और ये है सिंगल कॉलम मॉडल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको इसी कंडीशन पर लाके हम लोगों ने फिर एक रिप्रेजेंटेशन किया। अब इसको रिप्रेजेंटेशन करके कॉन्सेप्ट फिर वही है। देखो, K1 U1 ये स्प्रिंग पीछे की तरफ खींच रहा है, इसलिए ये इधर काम कर रहा है इस स्प्रिंग का। अब इनर्शिया फोर्स मोशन के ऑपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि फोर्स इस तरफ, मोशन इस तरफ हो रहा है, तो इनर्शिया फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से, और ये जो बॉडी है, ये स्प्रिंग इस मॉडल को आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहेगा। तो इसीलिए इस स्प्रिंग का जो टोटल इस स्प्रिंग का जो फोर्स आएगा, स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा, सबसे पहले स्प्रिंग का फोर्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है, K2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा स्प्रिंग में, ऑब्वियस सी बात है, U2 माइनस U1। क्यों U2 माइनस U1? क्योंकि U2 इस मॉडल के लिए, इस मश का जो डिफ्लेक्शन आएगा, उसका डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी तो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, U1 इसके लिए भी एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, U1 इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये U2 माइनस U1। तो K2 इंटू U2 माइनस U1, वही चीज यहां पर हो रहा है। तो ये सारे फोर्स को एक इक्वेशन में डालो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डालो। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस समेशन ऑफ फोर्सेस व्हिच इज इक्वल टू 0, वही चीज पे डालो। तो समेशन ऑफ फोर्सेस व्हिच इज इक्वल टू 0 पे डाल के कुछ ऐसे इक्वेशन आएगा, राइट। तो वही चीज हम लोगों ने किया। देखो, M1 U1 बाएं तरफ ये पॉजिटिव कंसिडर किए, मतलब लेफ्ट साइड का जो फोर्स है, इस डायरेक्शन का फोर्स को, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव K1 U1 पॉजिटिव,
अब ये भी देखो M1U1 ये वाला जब बाएं तरफ जा रहा है ये पॉजिटिव, K1U1 ये वाला ये पॉजिटिव, K2U2 माइनस U1 ये देखो यहाँ पर काम कर रहा है इस डायरेक्शन पे, इसको नेगेटिव हम लोगों ने कंसिडर किया तो ये नेगेटिव, और ये वाला जो है ये भी राइट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, दाएं तरफ जा रहा है तो इसको भी नेगेटिव कंसिडर कर लिया। ये है फर्स्ट फ्लोर का। अब सेम है सेकंड फ्लोर का भी वही, ये है इनर्शिया फोर्स, बाएं तरफ मोशन इस डायरेक्शन पे हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है इसलिए मोशन इस डायरेक्शन पे हो रहा है। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये जो स्प्रिंग है इसको इसकी तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से इसका जो फोर्स है, इसका जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो यही है K2 इंटू U2 माइनस U1, ये अपनी तरफ खींच रहा है। इसके लिए इस बॉडी के लिए ये बाएं तरफ काम करेगा, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का इसका जो फोर्स है इस बॉडी के लिए ये दाएं तरफ काम कर रहा है, तो इसका भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आ रहा है इसका। और थर्ड का भी वही सेम, इनर्शिया फोर्स ये पॉजिटिव, और ये वाला जो चीज है ये इसके लिए इस बॉडी के लिए बाएं तरफ काम कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग किसे भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पर ये वाला, और ये बॉडी ये फोर्स दाएं तरफ काम कर रहा है, दैट मीन्स इसको भी हम नेगेटिव कंसिडर करके विच इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीन हम लोगों ने इक्वेशंस मिल गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है इस बॉडी का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, जितने डायरेक्शन में एक बॉडी का आप मूवमेंट अलाउ करोगे उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतना ही होगा। अब इस बिल्डिंग का, इस सिस्टम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। क्यों 3 है? देखो इस मास का आप मूवमेंट अलाउ कर रहे हो सिर्फ इस डायरेक्शन पर, और किसी डायरेक्शन में मूवमेंट, नो रोटेशन नो एनीथिंग, नो रोटेशन। व्हाई? बिकॉज ये शेयर बिल्डिंग है जहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन अलाउड है। हम लोगों ने पहले अजम्पशन कर लिए थे, तो यहां पर सिर्फ डिफ्लेक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन पर। सेम इसका भी डिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन पर, इसका भी डिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन पर, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिफ्लेक्शन मींस डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। दैट मींस हर बॉडी का मूवमेंट सिर्फ इसी डायरेक्शन पर दाएं बाएं जा सकता है। इसका भी सेम दाएं या बाएं, इसका भी सेम लेफ्ट और राइट। सो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए 1 2 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, इसीलिए हम लोगों को 3 क्वेश्चन मिला, राइट। अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक और चीज यहां पर, एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जो देखिए आप लोग, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस अगर सिंपल वे में कहें तो यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए जो यूनिट एक्शन चाहिए उसे हम लोग स्टिफनेस कहेंगे। अब डिफॉर्मेशन एक्शन बहुत एक जनरल फॉर्म में मैं बता रहा हूं। देखो अगर बोला जाए, अगर एक एक्सियल लोडेड कोई चीज जैसे कि ट्रस हो गया, ट्रस को कंसिडर करोगे जहां पर सिर्फ एक्सियल लोड आ रहा है, उसका अगर डेफिनेशन बोलो तो उसका यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो फोर्स आएगा उसका हम लोग स्टिफनेस कहेंगे। सेम एज कहीं पर अगर यूनिट रोटेशन के लिए अगर कोई मोमेंट चाहिए, रोटेशन तो मोमेंट ही कराता है ना, मोमेंट की वजह से रोटेशन हो रहा है, तो यूनिट रोटेशन के लिए जो मोमेंट हम लोगों को चाहिए उसे हम लोग कहेंगे स्टिफनेस। ऐसे डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट स्टिफनेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 10-12 ऐसे स्टिफनेस, नहीं, 3 या 4 ही ऐसा कंडीशन होता है जिसका स्टिफनेस हम लोगों को मिलेगा। हमारे कंडीशन में हम लोग स्टिफनेस, ये अगर फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड कंडीशन है, तो स्टिफनेस हम लोग कंसिडर करेंगे ये, राइट। अब वन कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड पिन्ड हो गया तो स्टिफनेस कंसिडर करेंगे ये। अब ये चीज स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिटेल्स में है, तो वहां पर जाके ये चीज प्लीज देखो। मैंने बता दिया कुछ जनरल फॉर्म बता दिया, अब इसका डिटेल्स में आप वहां पर जाके पढ़िए प्लीज। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। सो नाउ अब इसका जो फॉर्म है, ये एक फॉर्म हम लोगों को मिला 3 इक्वेशन। अब ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी फॉर्म में, किसी भी डिफ्लेक्शन पर आप ये नहीं, किसी भी डेटा पर आप स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं देख पाओगे। आप सिर्फ टू द पावर में 1 है,
इसलिए ये सारे लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे जहां पर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सारे चीज। आप ये सारे चीज को देखोगे तो अगर एक लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हो, तो आपके सिलेबस में, आपके मैथमेटिक्स में सिलेबस में ऑब्वियस सी बात है 100% श्योर आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इंक्लूडेड है, क्योंकि सिलेबस ऐसे ही सेट किया जाता है। उसका प्रॉब्लम, उसका सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो जो बैकअप मैथमेटिक्स चाहिए वो सारी चीज मैथमेटिक्स में डाला जाता है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका मैथ के सिलेबस में होगा। सो नाउ लीनियर इक्वेशन को अगर समझो तो ये ऐसा कुछ जनरल फॉर्म को अब अगर कंसिडर करो कोई भी एक a1x b2y, a1x b1y और c1z, और एक और इक्वेशन अगर कंसिडर करो कि a2x b2y या c2z प्लस दे देकर, और एक और इक्वेशन आप अगर a3x b3y या c3z, अगर इन तीनों को कंसिडर करो, वो जो a1 a2 a3 है, इन सारे चीज को आप एक मैट्रिक्स में डाल सकते हो और x y z को अगर एक मैट्रिक्स में डाल सकते हो। यही है लीनियर इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक लीनियर ऐसा एक इक्वेशन को आप लीनियर मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर किया, इसको सिंप्लीफाई करके एक मास मैट्रिक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर u डॉट है, u डॉट डॉट डबल डॉट, ये एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कहां से आता है, तो प्लीज वो वीडियो भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मास मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा, ये सारे मास को, इस सारे जो मास है इसको कंसिडर करके एक मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा, और u डॉट डॉट इसका जो कोफिशिएंट है u1 का कोफिशिएंट मास है, u डॉट डॉट आएगा यहाँ पर एक जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर एक और है u, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका कोफिशिएंट चारों तरफ देखो सिर्फ क्या है, स्टिफनेस है। डिस्प्लेसमेंट का कोफिशिएंट सारे स्टिफनेस ही है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो k20u2 या माइनस k20u2 माइनस k20u1, ये हो जाएगा। सारी जगह पर k के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब डिफ्लेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कोफिशिएंट है वही स्टिफनेस, तो वही चीज यहाँ पर किया गया। और एक और चीज फोर्स, ये फोर्स को यहाँ पर दाएं तरफ लेके आओ, सारी जगह पर फोर्स को दाएं तरफ लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वही किया गया, फोर्स मैट्रिक्स को दाएं तरफ लेके आया गया। अब वही चीज को एम मैट्रिक्स का मतलब जो सारे मास होगा, देखो इस हमारे जो कंसिडरेशन है 3 फ्लोर, 3 मास को कंसिडर किए थे, इसीलिए m1 m2 m3। अगर फ्लोर बढ़ा देते, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 कर देते, तो यहाँ पर एक और चीज m4 आ जाता, ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 0 0 वही चीज। और u1 u2 u3 आ रहा है, अगर फ्लोर एक और बढ़ा देते तो u4। सेम है यहाँ पर भी, जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे उतना डेटा बढ़ेगा। यहाँ पर भी स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब k के स्टिफनेस k1 प्लस k2 ऐसा क्यों आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, देखो ना, इस फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, k1 u1 k2 इंटू u2 माइनस k2 इंटू u1, दैट मीन्स यहाँ पर u1 u2 फर्स्ट इक्वेशन पर u1 और u2 का डेटा आ रहा है, सेकंड पर u2 u3, देखो u2 u1 u3, और थर्ड पर u3 u2। तो फर्स्ट पर k1 u1 u2, अब u1 u2 का कोफिशिएंट आपको k1 k2 मिलेगा। अब वही चीज u1 u2 का जो कोफिशिएंट होगा वो चीज आप यहाँ पर बिठाओगे, u1 u2 का कोफिशिएंट, u3 फर्स्ट इक्वेशन पर नहीं है, तो इसलिए u3 का जगह 0 है, और फर्स्ट और लास्ट जो इक्वेशन है वहां पर u1 नहीं है, इसलिए ये 0 आ रहा है। तो वही चीज जो डिफ्लेक्शन का जो कोफिशिएंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो कोफिशिएंट आएगा, u1 या u2 का जो कोफिशिएंट आएगा, उसी का कोफिशिएंट यहाँ पर बैठ रहा है, राइट। ऐसे ही ये सारी चीज किया जाता है, राइट। अब ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया, आपका सिंपल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब इसके बाद ये सारी चीजें फिर एम के आर मास एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स, और यू डबल डॉट और एफ, ये है
आपका एक्सेलरेशन और फोर्स वेक्टर, ये एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर, राइट। ये सारी चीज आपको समझ में आ गया। नाउ आप एक और चीज समझिए। अब बिफोर गोइंग द नेक्स्ट पार्ट, आपको ये चीज समझना पड़ेगी साइन की कर्व कैसे काम करता है। देखो साइन, आप एक साइन को कर्व करोगे, एक जनरल फॉर्म ऑफ साइन इक्वेशन अगर लोगे कुछ ऐसा, तो कौन सा डेटा किसे रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल सी बात है, ये साइनसोडियल कर्व है, दैट मीन्स ये ऑब्वियस सी बात है, एम्पलीट्यूड ऐसे ही आएगा, साइन का कर्व ऐसे ही जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम है, या कोई भी चीज जो वेरिएबल आप यूज करोगे वो ये दिस वन, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इसका कर्व ऐसे ही जाएगा ऑलवेज। अब अगर ऐसा जा रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या है? ये है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब जीरो से यहां पर मैक्सिमम जितना जा रहा है, ये टॉप का डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, राइट। अब ए हो गया एम्पलीट्यूड। अब सी क्या है? सी है फेज शिफ्ट लेफ्ट। अब देखो एक और चीज, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये है तो जाहिर सी बात है जीरो वहां से तो शुरू नहीं होगा ना, कुछ लैग लेकर शुरू होगा। अगर c इज इक्वल टू समथिंग अगर दिखा रहा है, दैट मीन्स यहां पर कुछ लैग है, कुछ पीछे की तरफ है, तो कितना दूर है वो c है। x वेरिएबल जो इस डायरेक्शन में काम करेगा, यह x डिफरेंट x की वजह से डिफरेंट एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, डिफरेंट डेटा मिलेगा साइन का, राइट। और d है वर्टिकल शिफ्ट। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या है। अब इसके बाद एक और चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सिंपली अगर कोई भी चीज मॉड a इंटू एक्स आ रहा है, x इक्वल टू 0, तो अगर डिटर्मिनेंट a, हम अच्छे से लिखता हूं यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ सोल्यूशन आ रहा है इंटू एक्स इक्वल टू 0 एक मैट्रिक्स आएगा, तो दिस वन इक्वल टू अगर 0, डेट a इक्वल टू 0 निकलेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज हालांकि मैथमेटिक्स का है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। ओके, सुनाओ, देखिए यहां पर एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल मोड्स। ये चीज, यही चीज आपका अर्थक्वेक एनालिसिस या रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में आपको चाहिए, यही चीज, इसी का कैलकुलेशन आप करोगे इसी प्रोसेस से। अब इसी का कैलकुलेशन करके कैसे आप लोग निकालोगे, मैं एक एग्जांपल से डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं, एक और पूरा G+10 बिल्डिंग का पूरा रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस का एक वीडियो निकालूंगा, इसके बाद ही निकालूंगा। इसके बाद मैं स्टैटिक एनालिसिस करवाऊंगा, उसके बाद रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करवाऊंगा, तो वहां पर मैं ये वीडियो निकालूंगा। और हम लोग वो और भी सारी चीज पढ़ेंगे, ये इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है। सो नाउ अब देखो यहां पर हम लोग फोर्स वेक्टर को हम लोगों ने 0 कर दी, राइट। अभी फ्री वाइब्रेशन है। पहली बात तो कोई फ्री वाइब्रेशन की कोई डैम्पिंग हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, डैम्पिंग कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप। अब डैम्पिंग क्या है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डैम्पिंग क्या है। जिस फेनोमेनन की वजह से कोई भी अंडुलेशन, कोई भी वेव अगर पहला कंडीशन में आ रहा है, अगर ये एक ऐसा बॉडी है, ये ऐसे अंडुलेट कर रहा है, तो अंडुलेट करते 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 एक टाइम 0 पे रेस्ट पे आएगा। जिस फिनोमेनन की वजह से ये 0 पे आ रहा है, उससे हम लोग कहेंगे क्या, व्हाट, उससे हम लोग कहेंगे डैम्पिंग। अब यहाँ पर हम लोग डैम्पिंग कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग फ्री अनडैम्प्ड कंडीशन पर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल जो वेक्टर है, वही कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। फोर्स हम लोग फोर्स वेक्टर को हम लोग इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां पर इसका सोल्यूशन कैसे निकाले, हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो तो डिफरेंट सोल्यूशन के लिए डिफरेंट एजम्पशन किया जाता है, डिफरेंट रूट कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर u को हम लोग ai sin ओमेगा t माइनस अल्फा कंसिडर कर रहे हैं। अब a क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये एम्पलीट्यूड है, मैंने यहां पर बताया था एम्पलीट्यूड क्या है, और अल्फा क्या है यही मैंने बताया था यहां पर।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके लिए मैंने वो चीज बताया था वो है ए। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये एम्पलीट्यूड है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कितना फ्लोर है, दैट मीन्स कितने डायरेक्शन में ये चीज कितने बॉडी मूव कर पाएगा, तो उसे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। और आई है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है कि मैं एक एग्जांपल अगर देखूं, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देखूंगा हम लोग, तो वहां पर मैं ऑर्डर बताऊंगा अभी। तब इन वेक्टर, अगर इसको एक वेक्टर नोटेशन में हम लोग कंसिडर करें तो कुछ ऐसा आएगा। वेक्टर नोटेशन मींस मैट्रिक्स में कंसिडर करें तो यू मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अगर इसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ इसको अगर टी के रिस्पेक्ट इसको या इसको टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे तो यू डॉट आएगा। अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो दो डॉट आएगा। तो दो डॉट आने के बाद जो इसका एक फॉर्म आएगा, इसका जो एक सोल्यूशन आएगा, उस सोल्यूशन को यहां पर बिठाओगे यू डॉट की जगह, यू डबल डॉट की जगह, और यू की जगह यहां बिठाओगे। बिठाने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। अब ऐसा आने के बाद ये डेटा दाएं तरफ चला गया, नलिफाई हो गया, और ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स को हम लोग बाहर कॉमन लेकर यहां पर रख रहे हैं और ये पूरा चीज को कुछ सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये आइगन प्रॉब्लम की तरह है। अब आइगन प्रॉब्लम, आइगन सोल्यूशन क्या है, इसके लिए भी आपको लीनियर इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आइगन प्रॉब्लम, आइगन सोल्यूशन का सोल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब वो चीज प्लीज एक बार लीनियर इक्वेशन अच्छी तरह से देखिएगा। देखो वही चीज मैंने यहाँ पर बताया कि इसको लीनियर इक्वेशन हम लोग आइगन प्रॉब्लम देखेंगे, इसको आइगन प्रॉब्लम है ये। और दूसरी बात, ये जो चीज है ये है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो मैंने बताया था कि मॉड ए जो है विच इज इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू आपका 0 होगा। तो वही चीज यहां पर मॉड ए क्या है, अगर ये एक वेरिएबल है x, मैंने बताया था ना a इंटू ए और x इज इक्वल टू 0, a है ये वाला, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है ये है a, और ये है x वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल है। तो अगर दिस वन इक्वल टू 0 आप निकालोगे, दिस वन इक्वल टू कोफिशिएंट इक्वल टू 0 आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर मींस यही होता है, इसे ही हम लोग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए मींस दिस ए, दैट मींस दिस वन, दैट मींस यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है दिस वन, ये इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये सारे चीज को हम लोग करते क्यों हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, ये एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल को स्किप मत करना, अंत तक वीडियो को पूरा देखना। मैं बहुत जल्दी से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो एक फ्लोर कंसिडर किया हम लोग, एक बिल्डिंग, 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग हम लोगों ने कंसिडर किया। अब 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग कंसिडर करने के बाद इसका हम लोग निकालेंगे ओमेगा, निकालेंगे और निकालेंगे ए। अब देखिए सबसे पहली बात, एक हम लोग एक बिल्डिंग को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, 2 कॉलम है। अब हम लोगों ने बताया था कि वेट निकालना, एक फ्लोर का टोटल वेट, उसका स्लैब का वेट, उसका वॉल का वेट, सारी चीज हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद वो वेट कंसंट्रेटेड रहेगा एक पॉइंट पर, कंसंट्रेटेड रहेगा एक पॉइंट पर। और इस हमारा मोटो है इस बिल्डिंग को ऐसा एक सिस्टम में कन्वर्ट करना। सॉरी सर, यस, इस मास को यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, इस मास को यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, और इस दोनों कॉलम का स्टिफनेस, सम ऑफ स्टिफनेस ये होगा, सेम इस दोनों कॉलम का सम ऑफ स्टिफनेस ये होगा। ठीक है, हमारा मोटो ही है। अब टोटल मास इस फ्लोर का निकालेंगे। टोटल मास निकालने के लिए वेट निकालना चाहिए। यहाँ पर W1 दिया हुआ है, W मीन्स वेट,
वेट और फीट स्क्वायर में। तो टोटल फ्लोर का जो एरिया है 30 इंटू 15 फीट, 30 इंटू 15 फीट का जो फ्लोर का एरिया है, वहां से हम लोग टोटल फ्लोर का वेट निकालेंगे। फ्लोर का टोटल वेट निकालने के बाद इंक्लूडिंग वॉल, जो वॉल है ये वॉल का वेट है, इंक्लूडिंग वॉल का वेट निकालेंगे। निकालने के बाद टोटल वेट यहाँ पर निकालने के बाद उस वेट को यहाँ पर लोकेट करेंगे। अब वेट नहीं, हम लोग को चाहिए मश। तो वेट को हम लोग अगर ग्रेविटी जी से डिवाइड कर दे तो हम लोग को मश निकल जाएगा, वहीं से हम लोग मश निकाले। अब ये वेट को भी सेम W2 को भी हम लोग मश में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आ रहा है कि स्टिफनेस। स्टिफनेस हम लोगों को चाहिए, तो K इक्वल टू, ये दोनों तरफ फिक्स्ड है, कॉलम दोनों तरफ अगर फिक्स्ड हो गया तो K इक्वल टू 12EI/L के बाद 2 क्यों? क्योंकि दो कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम। मैंने बताया था कि दोनों कॉलम को हम लोग दोनों कॉलम को ऐड करेंगे, दोनों कॉलम का जो समेशन है वही है दिस वन। अगर इसका स्टिफनेस अलग हुआ, इसका आई अलग होता, इसका आई अलग होता, तो इसका अलग से स्टिफनेस, इसका अलग से स्टिफनेस निकल के फिर सम करना पड़ता। अगर इस कंडीशन में दोनों सेम है, इसीलिए सिंपली हम लोग 2i कर रहे हैं। तो k इंटू 12EI/L क्यूब करके हम लोग K1 इस फ्लोर के लिए 1k निकाल रहे हैं, इस फ्लोर के लिए भी 1k निकालेंगे। तो K1 K2 निकल गया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है मेन, वो है K इंटू ओमेगा स्क्वायर M इंटू A। अब ये हम लोगों ने बताया था कि ये एम्पलीट्यूड या मॉड शेप, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे यहाँ पर कैलकुलेट किए थे ये चीज, ये देखिए यहाँ पर। तो ये चीज, ये ट्रिब्यूटेड नॉन ट्रिब्यूट, ये सॉरी, ये चीज दिस वन इज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, दिस वन इज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो दिस वन इक्वल टू 0। अब दिस वन इक्वल टू 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे, दिस वन इक्वल टू 0। तो ये दिस वन इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर। अब ये चीज को हम लोग अगर एक मैट्रिक्स में इस प्रॉब्लम का जो फ्री बॉडी डायग्राम, इस प्रॉब्लम का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम पे कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ मॉडल आएगा। इसको अगर एक जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके एक कुछ यहाँ से, अगर यहाँ से आपको ऐसा एक स्प्रिंग सिस्टम पे ऐसे इक्वेशन से अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। वही चीज हम लोगों ने किया। यहाँ पर K का जो स्टिफनेस है, K का जो चीज है, K का जो मैट्रिक्स है, और ओमेगा स्क्वायर से कौन सा नहीं लिखा, और मश का मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर बिठाती है। यहाँ पर मैंने वो मैट्रिक्स दिखाया, देखो यहाँ पर भी ये जो K का मैट्रिक्स है और M का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स वहां पर बिठा जो K का मैट्रिक्स, हमारा फॉर्मूला क्या था, K का मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू M का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर K का मैट्रिक्स बिठाओ, यहाँ पर M का मैट्रिक्स बिठाओ, और ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो अंदर। फिर K माइनस, याद है मैंने आइगन सोल्यूशन आइगन वेक्टर, वहां पर ये कॉन्सेप्ट है A माइनस लैम्डा का कॉन्सेप्ट। तो वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, A माइनस लैम्डा। तो वही चीज करेंगे, K माइनस ये ओमेगा स्क्वायर इंटू M, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ऐसा कुछ आएगा। अब इसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, क्यों, मैंने बताया था वही चीज, फिर वही चीज। तो इसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन ऐसा है। तो इसको 0 कंसिडर करने के बाद एक फॉर्मूला इसका डेड निकालोगे, दिस वन इंटू दिस वन, ये अगर हो गया, दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, माइनस दिस वन इंटू दिस वन करोगे तो एक प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन आएगा। वही सोल्यूशन को आप लोग सॉल्व करोगे, वहां पर मश M1 M2 K1 K2 सब कुछ बिठाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। अब ऐसा कुछ आने के बाद 2 ओमेगा का सोल्यूशन आएगा। 2 क्यों, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ओमेगा 4 ओमेगा 2 4 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा का सोल्यूशन आएगा, ओमेगा स्क्वायर का सोल्यूशन आएगा, ओमेगा का नहीं, ओमेगा स्क्वायर का सोल्यूशन आएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर का सोल्यूशन आ रहा है। अब 2 ओमेगा स्क्वायर का सोल्यूशन से 2 ओमेगा का सोल्यूशन आ रहा है। 2 ओमेगा का सोल्यूशन निकालोगे, 2 ओमेगा का सोल्यूशन निकालोगे तो 2 एफ का सोल्यूशन आएगा। एफ है फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था पहला वीडियो में, बताया था कि एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब 2 एफ का सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 टाइम पीरियड का सोल्यूशन आएगा। अब एक ओमेगा का करस्पॉन्डिंग, एक ओमेगा के करस्पॉन्डिंग, अब एक ओमेगा यहाँ पर इस प्रॉब्लम पे एक ओमेगा बिठाओगे तो
आपका जो एक ओमेगा का सोल्यूशन, आप यहाँ पर एक ओमेगा का डेटा बैठाओगे, यहाँ पर ओमेगा 1 का डेटा बैठाओगे तो एक सोल्यूशन आएगा, A1 और A2 के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आएगा। वो इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा आपका, राइट। तो ओमेगा 1 ये डेटा अगर इस इक्वेशन पर बिठाओगे, इस मैट्रिक्स पर बिठाओगे तो A1 और A2 का एक सोल्यूशन आएगा। इसको मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसको डेट निकाल के कुछ सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन आने के बाद उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा। अब देखो A11 और A21 ये दोनों दो वेरिएबल है, दो अननोन चीज है और इक्वेशन एक है, तो इसका डायरेक्ट डेटा आप नहीं निकाल पाओगे, आपको इसका रिलेटिव डेटा मिलेगा। अब रिलेटिव डेटा आपको कैसे मिलेगा? आपको सिंपली इसका कांस्टेंट, सिंपली इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। अब A11 को अगर मान लो यहाँ पर 1 आ रहा है तो A21 को अगर ये मान लो और A11 को अगर ये मान लो तो देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो वही चीज हम लोग A11 को 1 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर और A21 को ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया। अब ये ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग आ गया। अब ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग ओमेगा 2 निकला था ये, फिर ओमेगा 2 वही मैट्रिक्स पे बिठाओगे, इस मैट्रिक्स पे बिठाओगे, इस मैट्रिक्स से बिठाने के बाद फिर A1 और A2 निकालोगे तो फिर वहां से A12 और A22 निकल गया। A12 और A22 निकालने के बाद यही जो चीज है A12, ये तो एम्पलीट्यूड था, यही चीज को हम लोग कहेंगे मॉड शेप, राइट। सिंपली मॉड शेप आपका निकल जाएगा वहां से। अब ये मॉड शेप को फिर प्लॉट करना पड़ेगा। देखो ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग A11 का 1 निकला था और A21 का 1.28 निकला, और सेम एज ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग A21 का A12 का 1 निकला और A22 का -1.63 निकला। अब एक और चीज देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 था तो ओमेगा का वैल्यू 2 आ गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 था तो हर एक ओमेगा के करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू, मॉड शेप का वैल्यू 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीज आप लोग कंसेप्ट समझ गए हो। इसके बाद मैं एक वीडियो निकालूंगा, पूरा एक सीरीज चलता रहेगा। इसके बाद 2-3 वीडियो और भी आएगा, तीन मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 वीडियो में ये सारी चीज कंप्लीट कर देने के लिए। इसके बाद मैं स्टैटिक एनालिसिस बिल्डिंग का लाऊंगा, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस लाऊंगा, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का लाऊंगा कॉन्सेप्ट, और 5वां वीडियो में रेस्ट ऑफ चीज मैं कवर कर दूंगा। तो आई होप आप समझ गए हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।